विद्युत धारा के तापीय प्रभाव या विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव क्या होते हैं। देखिए, किसी भी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का एक भाग सदैव ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। यानी किसी भी विद्युत परिपथ में हम क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, जिसका कुछ भाग हमेशा ही कुछ ऊष्मा में या ताप में परिवर्तित हो जाता है। इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव कहते हैं। अब देखिए, अब है जूल का तापीय नियम या जूल का ऊष्मीय नियम क्या होता है। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निम्न आधारों पर निर्भर करती है। किसी चालक में जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो विद्युत धारा का कुछ भाग ऊष्मा में या ताप में परिवर्तित हो जाता है, तो वह ताप या ऊष्मा किस प्रकार उत्पन्न होती है, यह निम्न आधारों पर निर्भर करता है। कौन कौन से हैं वो? पहला है उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा विद्युत धारा के वर्ग की समानुपाती होती है। यानी हमारे परिपथ में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसके वर्ग के समानुपाती होती है। उत्पन्न ऊष्मा जो होती है वह चालक के प्रतिरोध यानी कि R की समानुपाती होती है, और जो चालक का प्रतिरोध होता है R उसके समानुपाती। यानी हम समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम दे सकते हैं। इसके अलावा तीसरा है, जो उत्पन्न ऊष्मा है वह चालक में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा के समय के समानुपाती होती है, यानी कि टाइम के भी समानुपाती होती है। इसे हम तीसरा समीकरण बोल सकते हैं। अब देखिए, उपरोक्त तीनों समीकरण से हमारा जो ऊष्मा है या ताप है वह किसके समानुपाती है? धारा के वर्ग की समानुपाती है, प्रतिरोध की समानुपाती है, और उसमें प्रवाहित हो रही धारा के समय के समानुपाती होता है। इससे हमें यह एक सूत्र प्राप्त होता है, H समानुपाती I स्क्वायर इंटू R इंटू T। क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी विद्युत हीटर की डोरी उत्तप्त यानी कि गर्म नहीं होती, जबकि तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है यानी गर्म हो जाता है। यानी ये कह रहा है कि हमारे जो विद्युत हीटर है वह गर्म हो जाता है, लेकिन हमारे विद्युत हीटर में जिस वायर से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वह वायर गर्म नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? उत्तर में देखिए, विद्युत हीटर की कुंडली मिश्र धातु की बनी होती है। मिश्र धातु कौन सी? नाइक्रोम। यानी विद्युत हीटर की जो डोरी होती है वह किसकी बनी होती है? यानी कि विद्युत हीटर की जो कुंडली होती है वह किसकी बनी होती है? नाइक्रोम मिश्र धातु की बनी होती है। इसकी प्रतिरोधकता तांबे से बहुत अधिक होती है, जिस कारण कुंडली का प्रतिरोध डोरी में प्रयुक्त तांबे के प्रतिरोध से बहुत अधिक होता है। विद्युत हीटर में व्यय शक्ति यानी P बराबर I स्क्वायर R के अनुसार समान धारा I के लिए P समानुपाती R होगा। अतः विद्युत हीटर की कुंडली में अधिक ऊर्जा व्यय होती है, जिस कारण उसकी कुंडली उत्तप्त हो जाती है या गर्म हो जाती है। इसके कहने का मतलब क्या है कि हमारी जो विद्युत हीटर होता है उसकी कुंडली मिश्र धातु की बनी होती है, नाइक्रोम मिश्र धातु की। जो मिश्र धातु होती है उनकी प्रतिरोधकता जो होती है वह ना के बराबर होती है, यानी नगण्य परिवर्तित होती है। जैसे जैसे हम विद्युत धारा का मान बढ़ाते जाएंगे वह विद्युत जो धारा है वह किसमें बदलती जाएगी? ताप में बदलती जाएगी, जो कि उसकी कुंडली को उत्तप्त करेगी। जबकि जो तांबा होता है, तांबा धातु जो होती है इस नाइक्रोम मिश्र धातु की तुलना में इसकी प्रतिरोधकता कम होती है। उसकी जो विद्युत ऊर्जा की जो खर्च की जो शक्ति है वह क्या होती है? वह प्रतिरोध के समानुपाती होती है। जबकि नाइक्रोम धातु जो होती है उसमें ऊर्जा के व्यय की शक्ति उसके प्रतिरोध के तो समानुपाती होती ही है, इसके अलावा उसके प्रतिरोध और उसमें हो रही विद्युत धारा के प्रवाह के वर्ग के समानुपाती होता है। यहाँ पर देखिए, उसके प्रतिरोध तथा उसमें प्रवाहित हो रही विद्युत धारा के वर्ग के गुणनफल के समानुपाती होती है।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रेणी क्रम में संयोजित करने से स्थान पर वैद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ हैं। यानी हमारी जो युक्तियां होती हैं या हमारा जो सिस्टम होता है या फिर जो भी विद्युत की मशीनें होती हैं उन्हें श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में संयोजित करने की क्या लाभ है, क्यों उन्हें समांतर क्रम में ही संयोजित किया जाता है। उत्तर देखिए, वैद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में जोड़ने के निम्न लाभ होते हैं। पहला लाभ दिया हुआ है, पार्श्व क्रम में जोड़ने पर किसी भी चालक में स्विच का उपयोग करके स्वतंत्रता पूर्वक विद्युत धारा भेजी जा सकती है। यानी पार्श्व क्रम में यदि हम संयोजित कर रहे हैं तो प्रत्येक विद्युत के परिपथ में हम अलग से जो हमारा विद्युत का जो स्विच होता है वो लगा सकते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक जो हमारी विद्युत ऊर्जा है उसे कहीं भी भेज सकते हैं या फिर उसे रोक सकते हैं। इस प्रकार हमारी इलेक्ट्रिसिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है, उपकरण को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर सभी उपकरण को समान विभवांतर प्राप्त होता है। यानी हमारे पार्श्व क्रम में संयोजन से विद्युत के प्रत्येक परिपथ में प्रत्येक सिस्टम को क्या होता है, समान विभवांतर प्राप्त होता है। इसके बारे में भी हम बात पहले कर चुके हैं पार्ट 2 में। तीसरा दे रखा है, पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर विद्युत उपकरणों में से कोई भी उपकरण यदि फ्यूज हो जाता है तो किसी अन्य उपकरण का कार्य बाधित नहीं होता है। यानी हमारे पार्श्व क्रम में अगर हमने संयोजित किया है या समांतर क्रम में संयोजन किया है तो अगर हमारा कोई भी सिस्टम जो है विद्युत परिपथ में काम करना बंद कर दे या फिर पूरा विद्युत परिपथ ही काम करना बंद कर दे तो इसकी वजह से जो हमारा दूसरा विद्युत परिपथ है या तीसरा या चौथा है या उनमें लगी जो विद्युत की मशीनें हैं या सिस्टम्स हैं उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, उनमें विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह में कोई भी बाधा नहीं आती है, वह अपना कार्य करना बंद नहीं करते। जबकि श्रेणी क्रम में संयोजित होते तो किसी एक उपकरण के बंद हो जाने पर पूरा परिपथ ही टूट जाता और पूरे परिपथ में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह नहीं हो पाता, जिससे हमारी सारी ही सिस्टम या सारी ही मशीनें या हमारे जितने भी बल्ब जो संयोजित थे वो सारे बंद हो जाते। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ अगला, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, उस धातु का गलनांक कितना होता है। आंसर देखिए, विद्युत बल्ब का जो तंतु है टंगस्टन धातु का बना होता है और टंगस्टन धातु का गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। एक नंबर का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में कि हमारी जो विद्युत बल्ब होते हैं उनका जो लिगामेंट है या तंतु है किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन धातु का बना होता है। या फिर पूछ लिया जाता है कि टंगस्टन धातु जो होती है उसका गलनांक कितना होता है, तो टंगस्टन धातु का गलनांक जो होता है वो 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रासायनिक दृष्टि से विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है जिससे विद्युत बल्ब के तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। हमारे जो विद्युत बल्ब होते हैं अब उनमें गैस कौन सी भरी होती है उसके बारे में भी पूछ लिया जाता है, एक नंबर का क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। आंसर देखिए, रासायनिक दृष्टि से विद्युत बल्ब में अक्रिय जो नाइट्रोजन होती है या फिर अक्रिय आर्गन गैस जो होती है ये गैस हमारे विद्युत बल्ब में भरी होती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, तो अक्रिय नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी होती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक एक नंबर के। हमारे विद्युत बल्ब का लिगामेंट के धातु का होता है टंगस्टन का गलनांक कितना होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा उसमें गैस कौन सी भरी होती है, तो आर्गन गैस या अक्रिय नाइट्रोजन गैस भरी होती है। या फिर देखिए टंगस्टन के बारे में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उच्च गलनांक वाली एक प्रबल धातु का नाम लिखिए। उच्च गलनांक वाली प्रबल धातु कौन सी है, हमारी टंगस्टन है, जिसका गलनांक कितना होता है 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए तो हम विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु का ही लिगामेंट यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है, फ्यूज तार को किस प्रकार जोड़ा जाता है, इसकी विशेषताएं और लाभ बताइए। यानी कि हमारा जो फ्यूज तार है
जो कि हमारे विद्युत परिपथ में संयोजित किया जाता है। हमारे जो विद्युत उपकरण होते हैं, मशीनें होती हैं, बल्ब होते हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए, ताकि जब लघुपतन या अतिभारण की स्थिति हो तो हमारी जो आर्थिक हानि होती है वो ना हो। तो हमारा विद्युत फ्यूज किस प्रकार संयोजित किया जाता है, उसके लाभ क्या है, ये सारी उसकी विशेषताएं क्या है, ये सारी बातें हमसे पूछी गई हैं। उत्तर में देखिए, विद्युत फ्यूज जो होता है वह टेन तथा लेड से बनी जो मिश्र धातु है उसका बना होता है। हमारे विद्युत फ्यूज में कौन कौन सी धातु मिश्र धातु के रूप में होती है, टेन और लेड, सीता भी कहते हैं। इसका गलनांक कम होना चाहिए। फ्यूज तार को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्या है, अचानक अधिक धारा प्रवाहित होने की स्थिति में जलकर विद्युत उपकरणों को सुरक्षित रखता है। तो एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे जो विद्युत परिपथ है उसमें विद्युत फ्यूज किस क्रम में संयोजित किया जाता है। तो हमें याद रखना है कि श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछ लिया था कि विद्युत फ्यूज के लाभ और हानि क्या है। तो हमारा जो विद्युत फ्यूज होता है वह हमारे जो उपकरण होते हैं, हमारे सिस्टम होते हैं, मशीनें होती हैं, हमारे जो बल्ब होते हैं, उन सभी को लघुपतन और अतिभारण से बचाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। यानी हमारी जो विद्युत धारा है उसके द्वारा जो ऊर्जा प्रदान की जाती है उसकी दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। आंसर देखिए, उसकी दर का निर्धारण किया जाता है विद्युत शक्ति के द्वारा। विद्युत शक्ति क्या होती है, हमारी जो विद्युत शक्ति होती है वह हमारे विभवांतर और विद्युत धारा के गुणनफल के बराबर होती है। इसी से हमें जो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसके द्वारा दी जाने वाली जो ऊर्जा है उसका निर्धारण किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर विद्युत शक्ति को समझाइए तथा इसका मात्रक देखिए। आंसर देखिए, विभिन्न विद्युत उपकरणों में जिस दर से ऊर्जा का उपयोग किया जाता है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। अतः कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी विद्युत परिपथ में जो विद्युत उपकरण होते हैं किस प्रकार से हमारे विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, किस दर से विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं या उसकी खपत कर रहे हैं या उसे खर्च कर रहे हैं, उसे ही हम विद्युत ऊर्जा की शक्ति कहते हैं। देखिए विद्युत शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विद्युत शक्ति बराबर विद्युत ऊर्जा बटे समय, यानी कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। जिसे हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं, P बराबर E अपॉन T, या फिर ऐसे दूसरा फॉर्मूला है इसका P बराबर V इंटू I। चौथा फॉर्मूला है इसका P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। अब देखिए ये सारे फॉर्मूले बने किस प्रकार हैं। देखिए ये फॉर्मूला हमने परिभाषा से लिया है, तो कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ लिया कि शक्ति जो होती है वह विभवांतर और उसमें प्रवाहित हो रही विद्युत धारा के गुणनफल के बराबर होती है। इसके अलावा जो तीसरा फॉर्मूला है हमारा ये लिया है हमने, यहाँ पर I का मान रखी। I का मान क्या होता है, I होती है V अपॉन I बराबर V अपॉन R। I क्या होती है, V अपॉन R होती है, V अपॉन R होती है। यहाँ से हमने मान रखा तो हमारे पास आया V स्क्वायर अपॉन R। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, V का मान रखा है। V का मान क्या होता है, V बराबर IR। तो ये हमारे पास बनकर आ गया IR स्क्वायर, I स्क्वायर R। उसके बाद ये फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन R ये हमारा आ ही गया। इस प्रकार एक ही फॉर्मूले से हमारे सारे फॉर्मूले प्राप्त हुए हैं। अब देखिए विद्युत शक्ति का मात्रक जो होता है वो होता है जूल पर सेकंड या फिर वाट, जिसे हम W से दर्शाते हैं। हमारी जो विद्युत शक्ति होती है उसका जो मात्रक होता है वो होता है वाट या फिर जूल पर सेकंड, या फिर एक और होता है अश्वशक्ति। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत लैंपों के
तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है? यानी हमारे जो विद्युत लैंप होते हैं उनके निर्माण में, उनके तंतुओं के या लिगामेंट के निर्माण में टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है? इसके बारे में भी हमने पहले ही चर्चा कर ली है, फिर भी एक बार आंसर को पढ़िए। विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्राय टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि टंगस्टन के बहुत पतले तार बनाए जा सकते हैं तथा टंगस्टन का गलनांक एवं प्रतिरोध अन्य धातुओं की तुलना में बहुत अधिक होता है। कितना होता है टंगस्टन धातु का गलनांक? 3380 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए हमारी जो टंगस्टन धातु है उसी के विद्युत बल्बों के क्या बनाए जाते हैं? लिगामेंट या तंतु बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रवाहित श्रेणी क्रम का संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? यानी हमारे घरों में जो विद्युत आ रही है उसके लिए प्राय श्रेणी क्रम संयोजन का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? क्यों नहीं हमारे घरों में जो विद्युत परिपथ है तो एक ही विद्युत परिपथ में यानी श्रेणी क्रम में सभी हमारे बल्ब को लगा दिया जाए, या हमारी जो विद्युत मशीनें हैं या उपकरण है, जो भी सिस्टम है, उन सभी को श्रेणी क्रम में संयोजित क्यों नहीं किया जाता है? आंसर देखिए, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाता है, यानी R1 + R2 + डॉट 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 हो जाता है। हमारे श्रेणी क्रम में जो जितने भी प्रतिरोध होते हैं वे क्या करते हैं? जुड़ जाते हैं और प्रतिरोध अत्यधिक हो जाता है। अब अत्यधिक प्रतिरोध है तो विद्युत धारा का प्रवाह कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा अगर प्रतिरोध बढ़ रहा है तो, क्योंकि हमें पता है कि विद्युत धारा जो होती है प्रतिरोध के विद्युतोमानुपाती होती है। प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का मान कम हो जाएगा। अधिक धारा प्रतिरोध के कारण परिपथ में अधिक प्रतिरोध के कारण परिपथ में विद्युत धारा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। ऐसी अवस्था में सारे घर के बल्ब, पंखे, फ्रिज, कूलर, जितने भी चीजें हमारी, जितने भी विद्युत उपकरण हैं, आदि एक ही स्विच से चलेंगे। उन्हें स्वतंत्र रूप से नहीं चलाया जा सकता, ना ही बंद किया जा सकता है। यानी मान लीजिए हमारा एक ही विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में फ्रिज लग रहा है, एक ही में विद्युत बल्ब लग रहे हैं सारे, एक ही में पंखा लग रहा है। अब हमें उसमें ही केवल बल्ब और पंखे यूज करने हैं, फ्रिज यूज नहीं करना है, तो हम उस स्विच से केवल फ्रिज को बंद नहीं कर सकते। अगर स्विच को ऑफ करेंगे तो हमारे पूरे विद्युत के जो उपकरण हैं वो बंद हो जाएंगे, ऑन करेंगे तो पूरे विद्युत के उपकरण स्टार्ट हो जाएंगे। एक ही स्विच से सभी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, एक साथ बंद या एक साथ चालू किया जा सकता है, किसी पर्टिकुलर उपकरण को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत संचारण के लिए प्राय कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है? यानी हमारे घरों में जो विद्युत धारा आ रही है, जो विद्युत आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसके प्रवाह के लिए केवल तांबे के तार या एल्यूमिनियम के तार ही प्रयोग में क्यों लाए जाते हैं? आंसर देखिए, कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तारों का प्रतिरोध न्यूनतम होता है, यानी कि इनका जो प्रतिरोध होता है वह कैसा होता है? कम होता है। प्रतिरोध कम है तो विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से करेंगे और अधिक करेंगे, इसीलिए इनका उपयोग विद्युत संचारण के लिए किया जाता है। ये दोनों धातुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं एवं सस्ती भी होती हैं। इसके अलावा ये हमारी धातुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी हैं और सस्ती भी होती हैं, जिन्हें हम आसानी से लाकर, इसके अलावा इनकी विद्युत जो चालकता होती है वह भी अधिक होती है। हमारी दो धातुओं के नाम हमने पहले ही पढ़ लिए हैं जिनकी विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है, चांदी और तांबा। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम। तो हम चांदी के तार को खरीदकर पूरे घर में वायरिंग नहीं कर सकते, ये अत्यधिक आर्थिक रूप से हमारे लिए महंगा पड़ेगा, तो हम तांबे को प्रेफर करते हैं या फिर एल्यूमिनियम को प्रेफर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? इसे ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखो तथा इसका मात्रक भी लिखो। यानी विद्युत ऊर्जा की परिभाषा, इसका मात्रक और इसे ज्ञात करने का सूत्र, ये तीनों चीज हमें लिखनी है।
आंसर देखिए, किसी विद्युत स्रोत के द्वारा किसी विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने में किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है। यानी हमारा जो परिपथ है उसमें किसी स्रोत द्वारा जो विद्युत ऊर्जा आ रही है उसको बनाए रखने के लिए जो कार्य करना पड़ रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, उसी को हम विद्युत ऊर्जा कह रहे हैं। विद्युत ऊर्जा का जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है वो होता है विद्युत ऊर्जा बराबर विभवांतर गुणा विद्युत धारा गुणा समय, यानी कि E बराबर V इंटू टी इंटू आई। यहाँ पर हमारा जो V है वह क्या है, विभवांतर है। जो I है वह क्या है, विद्युत धारा है। और जो T है वह हमारा समय। विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक होता है वह होता है किलोवाट घंटा। हमारे जो विद्युत मीटर होते हैं उनमें भी क्या लिखा होता है, जो व्यापारिक मात्रक है हमारी विद्युत ऊर्जा का वह लिखा होता है किलोवाट घंटा। कभी गौर से अपने जो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी जो मीटर होते हैं उनमें आप देख सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट कहते हैं। सामान्य भाषा में इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट कहते हैं। हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हम भरते हैं या फिर कोई हमसे पूछता है तो क्या पूछता है, ये नहीं पूछता आपकी कितनी किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा खर्च हुई है, तभी यह पूछते हैं कि कितनी यूनिट ऊर्जा खर्च हुई है। और हमारी जो यूनिट है वह किसे कहते हैं, हम किलोवाट घंटा को अपनी सामान्य भाषा में यूनिट बोलते हैं। अब देखिए इस अध्याय का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा यानी 1 किलोवाट घंटा से क्या तात्पर्य है। आंसर देखिए, 1 किलोवाट घंटा से तात्पर्य है कि 1000 वाट का एक विद्युत उपकरण जब 1 घंटा तक चले तब वह 1 यूनिट या कहीं 1 किलोवाट घंटा विद्युत व्यय करेगा। यानी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर किसके, 36 लाख जूल के, या फिर 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि हमारे 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं। इसके अलावा 1 किलोवाट घंटा को भी हम क्या बोलते हैं, सामान्य भाषा में या सामान्य लैंग्वेज में यूनिट कहते हैं। यह अध्याय पूरी तरह से समाप्त हुआ। इस अध्याय के जितनी भी नोट्स हैं PDF के रूप में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दिए गए हैं, वहां से आप इनकी PDF निकाल सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में मुझे यह भी बता सकते हैं कि अगला कौन सा चैप्टर या अध्याय मुझे स्टार्ट करना है, जो आपको पढ़ना है। धन्यवाद।